Hello friends, this is आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सेट का क्वेश्चन पेपर है, ये वेस्ट बंगाल का सेट का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो है ये वेस्ट बंगाल का सेट का क्वेश्चन पेपर है जो अभी दिसंबर में हुआ था। 25th सेट का क्वेश्चन पेपर है ये। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है वे टू जेआरएफ। यहाँ पे आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मेन पावर प्लानिंग प्रोसेस। जब भी कोई चीज़ हम देखो, ये एक तो वेस्ट बंगाल सेट है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती जाऊंगी, आपको मैं हिंदी में बताती जाऊंगी। तो हमारी पहली स्टेप क्या है किसी भी प्रोसेस को प्लान करने के लिए। किसी भी प्रोसेस मीन्स आप कोई अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहे हैं, आप अपना कुछ भी गोल प्लान कर रहे हैं, तो उसके पहले आपका मेन प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मेन या फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं कि मेन पावर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो वो होगी फॉरकास्टिंग फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट। मीन्स अगर आप अपने लिए कोई गोल सेटअप कर रहे हैं तो गोल यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, या फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड है। तो कोई भी आप प्रोसेस अगर प्लान कर रहे हैं तो आप उसको देखेंगे कि वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फ्यूचर को आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि फ्यूचर में उसकी कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टडी प्रोटीन इंटरेक्शन। कौन कौन सा इसमें हम मेथड यूज करेंगे। हमको अगर प्रोटीन का इंटरेक्शन पढ़ना है, मीन्स अगर प्रोटीन जो है एक दूसरे से, जो प्रोटीन है वो कैसे इंटरेक्टेड है और वहाँ पे प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, अगर ये हमको देखना है तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्लॉट मेथड। ये जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड है ये प्रोटीन और प्रोटीन का इंटरेक्शन पढ़ने के लिए, प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ने में हमको हेल्प करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड का आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन मीन्स कोई ना कोई चार्ज होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऐसा मटेरियल, क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि दो मटेरियल को अलग अलग सेपरेट करना। यहाँ पे हम मटेरियल सेपरेट कर रहे हैं आयंस के बेसिस पे, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बेस पे हम आयंस को सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे हम बीच में एक लेयर है, क्रोमेटोग्राफी है, मीन्स हम इसको भी यहाँ पे चीज़ें सेपरेट कर रहे हैं। पर यहाँ पे हम मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं उनके कंपाउंड के अकॉर्डिंग। मीन्स एक मिक्सचर कुछ और है, दूसरा मिक्सचर कुछ और है, तो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन प्रोग्राम है उनके लिए कौन सी स्टेप है जो वो क्रूशियल है फॉर सक्सेस ऑफ नॉन फॉर्मल। इनमें से कौन सी स्टेप है जो हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू लर्न, सॉरी, हमारा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको, उसके लिए जो बेस्ट हमारा क्या ऑप्शन होगा इसमें, जो कि हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करता हो। विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। मीन्स जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम है उसके सक्सेस के लिए या सफलता के लिए कौन से स्टेप है जो जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू लर्न। जो हमारा नॉन फॉर्मल प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लर्नर के अकॉर्डिंग होते हैं कि वो हमारा ये कोर्स ओरिएंटेड नहीं होते हैं, करिकुलम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। जो भी यहाँ पे हम उनको, जो भी हमारे लर्नर हैं, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हम लर्नर को पढ़ा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग उनको अडेप्टेबल होना चाहिए, जिससे वो प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो ये है सोमैटोमेडियन। जो सोमैटोमेडियन है ये हमारा जो हार्मोन है ये लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। रेनिन हमारा
किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन जो हमारा हार्मोन है ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? तो क्वेश्चन हो गया आपके लिए इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच वन इज नॉट अ परमिटेड फूड कलर? इनमें से कौन सा परमिटेड फूड कलर नहीं है? तो यहाँ पे देखो हमारा जो रोडामाइन डी है ये हमारा परमिटेड फूड कलर नहीं है। तो ये है क्या? जो रोडामाइन बी है ये टेक्सटाइल डाई है जो कि पेपर प्रिंट करना, क्लॉथ प्रिंट करना, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा रोडामाइन बी है ये हमारा परमिटेड फूड कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिचर्ड फेमैन ने दिया था। ठीक है, रिचर्ड फेमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलोनिक बैक्टीरिया ऑन फर्मेंटेशन ऑफ डाइटरी फाइबर वुड बी। जो हमारे कोलोनिक बैक्टीरिया हैं जब वो डाइटरी फाइबर को फर्मेंटेशन करते हैं या जो हमारे डाइटरी फाइबर्स को फर्मेंट करते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या बनाते हैं? तब वो बनाते हैं ब्यूट्रेट। ठीक है, जो हमारे कॉलन में जो बैक्टीरिया हैं वो जब हमारे डाइटरी फाइबर को फर्मेंट करते हैं या उनमें फर्मेंटेशन करते हैं तब बनाते हैं ब्यूट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम इज नोटेड एट। जो इम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, इम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम मीन्स लोनलीनेस या जो अकेलापन है ये सबसे ज़्यादा कौन सी लाइफ की स्टेज में होता है? तो ये अकेलापन या इम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो है सबसे ज़्यादा होता है लेट एडल्टहुड में, मीन्स 40 की जो एज होती है जहाँ पे पेरेंट्स सेटल्ड हैं, उनके बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, वो घर छोड़ के बाहर सर्विस कर रहे हैं कुछ, तो पेरेंट्स फिर घर पे अकेले बचते हैं। तो ये वाली जो एज होती है ये आती है लेट एडल्टहुड और इसमें पेरेंट्स को लोनलीनेस या इम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है, इस स्टेज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर? इनमें से कौन सा लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? तो अगर हम लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें सुक्रेलोज है वो, सुक्रेलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द कॉमन फिजिकल चेंज एसोसिएटेड विद एजिंग? एजिंग के साथ कौन सा कॉमन फिजिकल चेंज जो है वो एसोसिएटेड होता है? वो क्या होता है? एजिंग में क्या होता है? जैसे जैसे एज हो रही है मीन्स ओल्ड एज में जा रहे हैं लोग तो क्या होगा? उनका जो मसल मास और बोन मास है ये डिक्रीज करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? अकॉर्डिंग टू FSSAI रूल्स क्लास सेकेंड प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से यहाँ पे ये जितने दिए हुए हैं ये सभी क्लास सेकेंड के प्रिजर्वेटिव हैं एक को छोड़ के। तो इसमें जो हनी है ये हमारा क्लास सेकेंड प्रिजर्वेटिव नहीं है। बाकी जो सोडियम बेंजोएट है, सोरबेट है, प्रोपियोनेट है, ये सारे हमारे क्लास सेकेंड प्रिजर्वेटिव्स हैं और हनी जो है हमारा ये क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव है। क्यों? क्लास सेकेंड प्रिजर्वेटिव्स हम उन प्रिजर्वेटिव्स को बोलते हैं जिनमें जो है केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग होती है, जिनमें प्रोसेसिंग हो रही है या हम उनको केमिकल से बना रहे हैं। तो ये हमारे आते हैं क्लास 2 और जो हमारे क्लास 1 में है वो हमारे नेचुरल होते हैं। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको हम क्लास 1 में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट डज नॉट डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है जो क्लास में किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट नहीं करता है या डिस्टर्ब नहीं करता है? तो हमारा हो जाएगा ए फोकसिंग, इलिस्ट्रेटिंग एंड एक्सरेटिंग। ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
Which of the following is the limitation of anthropometric method for nutritional status assessment? एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड हम क्यों यूज करते हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस के असेसमेंट के लिए। और एंथ्रोपोमेट्रिक में हम करते क्या है, हम इसमें क्या अपने बॉडी जो भी डायमेंशंस हैं, हम बॉडी डायमेंशंस को मेजर करते हैं। तो अगर हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या है, कौन सा लिमिटेशन है, या इस ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से हमें देख के बताना है ऐसी कौन सी एक लिमिटेशन है जिसमें हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अनेबल टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस डेविएशन, मीन्स ये हमारा कॉज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है या कारण को डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस डेविएशन मीन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उसके कारण को या कॉज को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड एज, जो ह्यूमन रिसोर्स पैरामीटर हैं उनको हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स पैरामीटर हैं उनको हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटी में हम उनको काउंट करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमंस, इनमें से कौन सा कंपाउंड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? राइबोफ्लेविन, लेनोलेइक एसिड, थायमिन या नियासिन। तो जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है वो है हमारा नियासिन। नियासिन बनता किससे है? ये बन जाता है ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन से नियासिन बन जाता है। तो नियासिन जो है इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्ट पेशेंट काउंसलिंग द काउंसलर मस्ट एम्फेसाइज्ड ऑन, जब कोई जो काउंसलर है वो पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा है तो सबसे ज्यादा फोर्स या सबसे ज्यादा ध्यान वो किस चीज पे देगा? ओपन क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन, ब्लेंडेड मोड वेयर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर मोर, ब्लेंडेड मोड वेयर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर मोर। तो जब भी कोई काउंसलर है पेशेंट की जब काउंसलिंग कर रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों होने चाहिए, बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स जहाँ पे जो पेशेंट है वो अपनी तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके या अपने क्वेश्चंस पूछ सके, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ब्लेंडेड होने चाहिए जहाँ पे ओपन एंड क्लोज्ड एंड क्वेश्चन दोनों होने चाहिए, बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क इज जज बाय, अगर हम बात करें मिल्क की हीट स्टेबिलिटी हम कैसे जज करते हैं तो वो हम करते हैं COB। COB एक मेथड है जिससे हम जज करते हैं मिल्क की हीट स्टेबिलिटी की मिल्क कितना हीट स्टेबलाइज्ड है, उसको हम बोलते हैं क्लॉट ऑन बॉइलिंग। ठीक है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग। उसके बाद MBRT क्या है? ये है मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट। लैक्टोमीटर आपको पता है फैट चेक करने के लिए होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे मिल्क फ्रीज कर रहा हो। अगर हम हीट स्टेबिलिटी की मिल्क कितनी हीट तक स्टेबल है तो वो है COB, क्लॉट ऑन बॉइलिंग, क्लॉट ऑन बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेज इन द पंचायत राज सिस्टम। तो पंचायत राज सिस्टम में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे उसमें पंचायत राज सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए? तो वो 73rd अमेंडमेंट था जिसमें पंचायती राज सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच टाइप ऑफ आयरन शुड बी यूज्ड ऑन फैब्रिक लाइक सिल्क एंड सैटिन टू अवॉइड डैमेज, दैट इज स्टीम आयरन। जो लाइट कलर के मतलब हमारे जो कॉस्टली कपड़े हैं या हम बोल सकते हैं तो लाइट वेट के कपड़े हैं उन पे हमें कौन सा आयरन यूज करना चाहिए? तो हम उस पर यूज कर सकते हैं स्टीम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, कौन सा फूड जो है वो गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है? वो हो जाएगा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉमनली यूज्ड एज इन फ्लेम रेसिस्टेंट क्लॉथिंग ड्यू टू इट्स
सेल्फ फायर एक्सटिंग्यूजिंग प्रॉपर्टी। इनमें से ऐसा कौन सा फाइबर है जो फायर रेसिस्टेंट फाइबर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो है हमारा मॉड एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डज द एक्रोनिम WIC स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम। अगर हम बात करें इसमें WIC का एक्रोनेम क्या है, हम बोल सकते हैं WIC का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है वुमेन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। स्पेशल सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे WIC का मतलब है वुमेन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। द डाइट in which the fats and proteins are high and carbohydrates are very low is termed as। ऐसी डाइट जिसमें फैट प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मात्रा में है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो लो है या कम मात्रा में है, इस टाइप की डाइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटकिंसन डाइट। बैलेंस डाइट जहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन बैलेंस है। उसके बाद कीटो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम होता है या डायबिटीज में दी जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो यहाँ पे फैट और प्रोटीन, ऐसी डाइट जिसमें फैट और प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, उसको हम बोलते हैं एटकिंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग मैन, मशीन एंड एनवायरमेंट इन एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स हमने पढ़ा है। एर्गोनॉमिक्स का काम क्या है कि जो हमारी वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और जो भी वहाँ पे पर्सन काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ को या उनको सेफ रखना। तो यहाँ पे मैन, मशीन एंड एनवायरमेंट का क्या कनेक्शन होना चाहिए, ऑल थ्री एलिमेंट्स अडेप्टेड टू ईच अदर। जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, वहाँ आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ये तीनों चीजें एक दूसरे को सुटेबल होनी चाहिए या एक दूसरे से एडेप्टेबल होनी चाहिए। जब हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे। तो ये तीनों चीजें मैन, मशीन एंड एनवायरमेंट एक दूसरे को एडेप्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चिल्ड्रन हु सी द स्ट्रीट एज देयर होम वेयर दे सीक शेल्टर, फूड, कंपेनियनशिप एंड प्रोफेशन। ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट को अपना घर बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं से उनको फूड मिलता है, वहीं पे उनको दोस्त मिलते हैं और वहीं पे वो अपना काम करते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू डिफरेंट थ्योरीज दे आर ऑपरेटिंग एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो जहां पे हम बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं या एक दूसरे चीजों के बारे में डिफरेंस देख रहे हैं क्या है, और वो हमें देखना है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कौन से लेवल में आता है, जहां पे बच्चे चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो आएगा सिंथेसिस। ठीक है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। और कंप्रहेंशन का मतलब होता है क्या, अंडरस्टैंडिंग। कंप्रहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज मतलब रिमेम्बरिंग, सिंथेसिस मतलब इवैल्यूएशन। और यहाँ पे बच्चा एक तरीके से क्या कर रहा है, चीजों को कंपेयर कर रहा है, डिफरेंस देख रहा है, तो वो इवैल्यूएट ही कर रहा है। तो 26 का जो आंसर है ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग स्टेज ऑफ फैमिली द लाइफ साइकिल व्हाट रिसोर्स इज मोस्ट कॉमनली शॉट बाय पेरेंट्स। जब पेरेंट्स बच्चे प्लान कर रहे हैं या बच्चों को बियर कर रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रिसोर्स क्या है, वो है इमोशनल सपोर्ट। जब बच्चा छोटा है या जो पेरेंट्स हैं बच्चे को केयर कर रहे हैं, उसको कैसे फैमिली में उसको कैसे केयर करना है, कैसे रखना है, क्या करना है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर लाइक फ्लेवर इन बटर आर रिजल्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ। जो बटर में
ईस्टर लाइक फ्लेवर आता है, वो कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू आता है? वो आता है पी फ्रेजाई, पी फ्रेजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच वन हैज द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स? इनमें से किसमें सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? वो है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हैं इनमें कॉर्नफ्लेक्स में हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आइसक्रीम में क्यों नहीं? क्योंकि जब आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं तब ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रीज होती है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। Which challenge is often associated with high population growth rates in the developing country? जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? कोई भी कंट्री है या कोई भी जगह है वहां पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस जगह पे या उस कंट्री में इसका क्या असर पड़ेगा? तो हम जो भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई कंट्री है वहाँ पे रिसोर्सेस मान लो 10 लोगों के लिए हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन 30 लोगों की है, तो क्या होगा? नेचुरल जो रिसोर्स है इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज्ड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये 30 तक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन था आपके लिए कौन सा हार्मोन था? एक हार्मोन था ना एर्थ्रोपोइटिन, ERTHROPOITIN। ये फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था एर्थ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो कहाँ हमारी बॉडी उसको सिक्रीट करती है, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो एर्थ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग 3 क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।